हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। न्यूज पॉइंट के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, हो सकता है 5 राज्यों के चुनाव की तारीख का ऐलान। फरवरी मार्च में होने हैं 5 राज्यों में चुनाव। उत्तराखंड में आपने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सूची में की गई 24 उम्मीदवारों की घोषणा। अजय कोटियाल गंगोत्री से लड़ेंगे चुनाव। चंडीगढ़ में उलटफेर, बीजेपी नेता सबरजीत कौर बनी मेयर। आम आदमी पार्टी की पार्षदों का हंगामा, धरने पर बैठे पार्षद। दिल्ली के कई इलाकों में आधी रात से हो रही बारिश के चलते जलभराव का माहौल, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू के चलते लोगों को जलभराव से राहत। देश के 5 राज्यों में इस साल के होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग आज दोपहर करीब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव का कार्यकाल अगले 2 और 3 महीने में पूरा हो रहा है। बताया जा रहा है कि यूपी में 6 से 8 चरण में, जबकि पंजाब में 3 चरण से चुनाव करने की योजना है। उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में है, जबकि मणिपुर में 2 और 2 चरण में चुनाव कराए जाने की तैयारियां की गई हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ही कैंपिंग के लिए कैंडिडेट्स के खर्च की सीमा बढ़ाई थी। अब लोकसभा चुनाव के दौरान कैंडिडेट्स अपने पार्लियामेंट्री एरिया में साल 2014 में तय किए गए 70 लाख रुपए के बजाय 95 लाख रुपए और 54 लाख रुपए के बजाय 75 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। लिस्ट में 24 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। सूची के अनुसार कर्नल अजय कोटियाल गंगोत्री विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। वहीं घनसाली में विजय शाह, विकास नगर से प्रवीण बंसल, रायपुर रोड से डिम्पल सिंह, ऋषिकेश से डॉक्टर राजे नेगी, BMSL रानीपुर से प्रशांत राय, भवनपुर से प्रेम सिंह, पिरान कलियार से साहबदा आलम, मंगलोर से नवनीत राठी, हरिद्वार ग्रामीण से नरेश शर्मा, पेड़ू से मनोहर लाल पहांडिया, चौबाटेखाल से दिग्मोहन नेगी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बता दें कि आप संजोग अरविंद केजरीवाल पहले ही CM उम्मीदवार का नाम बता चुके हैं। आप संजोग अरविंद केजरीवाल ने अपने उत्तराखंड दौरे पर घोषणा की थी कि पूर्व कर्नल अजय कोटियाल उत्तराखंड में आपके CM उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने CM के चेहरे के लिए राज्य में सर्व कार्य था, जिसके बाद कोटियाल के नाम पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में AIMI जिला अध्यक्ष गुरफान नूर की ओर से अलीगढ़ में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था। AIMI की तरफ से नुक्कड़ सम्मेलन में मौजूद जिला अध्यक्ष गुरफान नूर ने कहा, मजा नहीं आ रहा है, जरा जोर से नारे लगाओ, क्योंकि नारों की आवाज नहीं आ रही है। जिसके बाद AIMIM जिला अध्यक्ष ने विवादित नारे लगाते हुए सम्मेलन में मौजूद लोगों से कहा कि जब देश में दलित मुस्लिम साथ चलेगा तो देश में एक बार फिर बाबर जैसा राज चलेगा। इसके साथ ही हरिद्वार में धर्म संसद कराने वाले हिंदुत्व के संतों को गुरफान नूर ने ललकारते हुए चेतावनी दी गई और कहा कि कहना चाहता हूं इन संतों से, उनके इस्लाम में ना खुद मरने की इजाज़त है और ना किसी को मारने की इजाज़त है, लेकिन इस्लाम में उस जुल्म की हद पार करने के बाद ऐसे जालिम को काटने की इजाज़त दी और अपने बीच से हटाने की इजाज़त दी गई है। हाँ, नारा लगा था और बाबर कोई गलत नहीं था। बाबर जैसा शासन होना चाहिए। जैसे जैसे हालात चल रहे हैं, एक समुदाय को काटने की बात होती है धर्म संसदों में, दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। उसी को लेकर हम लोग एक नुक्कड़ सभा थी जो हम बोल रहे थे कि भाई अगर दलित और मुस्लिम मिल जाए तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री अपना बन जाए तो फिर ये दबे कुचले जो लोग हैं इन पर अत्याचार नहीं होगा। इसको लेकर हमने एक नुक्कड़ मीटिंग की थी और दलित भी साथ हैं हमारे और मुसलमान भी साथ हैं और इंशाल्लाह ये दिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन
नहीं होगा ये। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि इंसाफ होगा, संविधान के दायरे में रहकर इंसाफ होगा और बाबर जैसा राज होगा। ALC पर जारी गतिरोध को हल करने के लिए भारत चीन के बीच 14वें दौरे के कमांडर स्तर की वार्ता के लिए सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच 12 जनवरी को 14वें दौरे की कोर कमांडर वार्ता हो सकती है। बताया जा रहा है इस बैठक में हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को लेकर बात हो सकती है। दरअसल भारत का एजेंडा बातचीत का वहीं से शुरू करने का है जहां 10 अक्टूबर को 13वें दौरे की वार्ता के दौरान रह गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत की कोशिश चीनी पक्ष को उसके सैनिकों के कोकिंगाला के करीब हॉट स्प्रिंग से पीछे हटाकर उनके स्थायी बेस पर लौटने के लिए तैयार करने की रहेगी। इससे पहले बताया जा रहा है कि भारतीय पक्ष ने 14वें दौरे के सैन्य वार्ता के लिए चीन का पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कम से कम 2 प्रस्ताव भेजे थे। हालांकि काफी वक्त पर चीन की ओर से इन प्रस्तावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर पंजाब सरकार की ओर से गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भेजी गई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भटिंडा SSP ने फिरोजपुर SSP पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदर्शनकारी को पीएम मोदी के रूट में जाने दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों का विरोध अचानक हुआ। मामले में FIR दर्ज की गई है और चूक की जांच के लिए पैनल का गठन किया गया है। पंजाब सरकार ने रिपोर्ट में घटनाओं का क्रम भी साझा किया है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोक जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये FIR पंजाब के फिरोजपुर जिले के कुलगारी पुलिस थाने में दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 6 जनवरी को 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR की धारा 283 के तहत FIR दर्ज की है। दरअसल बुधवार को फिरोजपुर में 30 किलोमीटर दूर पीएम मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर कुछ प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते फंस गया था। 15 से 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी जब काफिला आगे नहीं जा पाया तो वापस यू टर्न लिया गया। इस पूरी घटना को पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया जा रहा है। देश भर में गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां जारी हैं, तो वहीं 5 राज्यों में फरवरी-मार्च से विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां चल रही हैं, जिसके तहत पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर आतंकवादियों की नज़र है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव के दौरान आतंकी हमले कर सकते हैं, जिससे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के तहत गणतंत्र दिवस के समय और विधानसभा चुनावों के दौरान आतंकवादी भीड़ भाड़ वाली जगहों के साथ ही बाजारों के अलावा हाई प्रोफाइल नेताओं और सुरक्षा बलों के परिसरों को निशाना बनाने के लिए हमले या विस्फोट किए योजना बना सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जारी अलर्ट में कहा है कि आतंकवादियों के विभिन्न समूह और असामाजिक तत्व सुरक्षा बलों के परिसर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और हाई प्रोफाइल नेताओं पर हमले या विस्फोट कराने की योजना बना सकते हैं। बम्बई हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि देश में बहुत अधिक सार्वजनिक अवकाश है और उन्हें बढ़ाने के बजाय कम करने का समय आ गया है। बम्बई हाई कोर्ट ने दादरा और नगर हवेली में 2 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी में शामिल नहीं किए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि दादर नगर हवेली एक निवासी ने सार्वजनिक छुट्टी न दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस दिन केंद्र शासित प्रदेश में छुट्टी हुआ करती थी, क्योंकि इस दिन हमें पुर्तगाली शासन में मुक्ति मिली थी। इसे 2020 में तक जारी रखा गया, लेकिन 2021 में बंद कर दिया गया।
देश के पहले सीडीएस विपिन रावत को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसे मास्टर ग्रीन कैटेगरी का क्रू उड़ा रहा था। इसके बाद भी हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ? इस सवाल के जवाब का इंतजार केवल सरकार को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी है। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी गई है। आधिकारिक रूप से यह रिपोर्ट अभी सामने नहीं रखी गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट के जो हिस्से सामने आए हैं उसे साफ है कि हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला पायलट और उसका पूरा क्रू अच्छी तरह से ट्रेन नहीं था, वो मास्टर ग्रीन कैटेगरी का था। तो फिर यह हादसा क्यों हुआ? रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट और उसका क्रू मास्टर ग्रीन कैटेगरी का था। उसे भरोसा था कि वह हेलीकॉप्टर को खराब मौसम के बावजूद भी बादलों के बीच से निकाल लेगा। अमूमन ऐसा होता भी है, लेकिन तकनीकी या कहे मानवीय भूल के चलते पायलट का अंदाजा गलत साबित हुआ। वहीं आगे ऐसी घटना ना हो इसलिए रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय सूत्रों के माने तो रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायु सेना के कुछ सुझावों पर गंभीरता से विचार रखी जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर का मौसम बदल गया है। राजधानी के अधिकतर इलाकों में आधी रात से बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होते रहने का अनुमान जताया है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू होने की वजह से लोगों को जलभराव के कारण जाम जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार रात से 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू गया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई पास के साथ ही बाहर निकलने की इजाजत है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को काबू करने के लिए केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। आपको बता दें कि कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को बेवजह घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। वहीं राजधानी में पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना की 17,335 केस सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ाकर 17.73% हो गया है। बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसी को ट्रेन, बस या फ्लाइट की पकड़नी है तो पास में वैध टिकट के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट जाने की इजाज़त होगी। इसके साथ ही किसी और ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलने से पहले अपने साथ वैलिड आईडी कार्ड ज़रूर रखें। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी वैलिड रीज़न बताना भी ज़रूरी होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अफसरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ ओपन वीसी की। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे चली बैठक में बच्चों का वैक्सीनेशन का मामला छाया रहा। सीएम ने कहा कि भारत सरकार को सभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए। इससे केवल 15 से 18 साल के बच्चों से काम नहीं चलेगा। हमें सभी बच्चों को टीका लगाना चाहिए। 60 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज के लिए कोमॉर्बिड का राइडर हटाना चाहिए। सभी आयु के मार्बिड को बूस्टर डोज लगाना चाहिए। सीएम ने कहा कि कई राज्यों में हॉस्टल्स, कोचिंग स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश के बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस रवि मलमीठ और पीके गौरव की डबल बेंच ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। कोविड इलाज में हो रही अनियमितता और निजी अस्पतालों के मनमानी के लिए मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की गई है। प्रदेश में 24 घंटे में 1577 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5044 पहुंच गई है। इंदौर में भोपाल की स्थिति विस्फोट है। इंदौर में 618 और भोपाल में कोरोना के 347 नए मरीज मिले हैं। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,01,986 मामले दर्ज किए गए हैं और 285 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा मामले दर्ज करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जहां 40,925 नए केस मिले हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में
18,213 मामले, दिल्ली में 17,335 मामले, तमिलनाडु में 8,981 मामले और कर्नाटक में 8,449 मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमण के कुल मामले की संख्या बढ़कर 3,53,88,372 हो गई है। एक हफ्ते पहले तक जो केस 22,000 के आसपास थे, वो महज एक हफ्ते में 6 गुना से ज्यादा बढ़कर 1.5 लाख के करीब हो गए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पिछले 24 घंटे में कुल 40,895 मरीज ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 285 मौतें हुई है, जिससे कुल मौतों की संख्या बढ़कर 4,83,463 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि मौतों के आंकड़े थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि पिछले 2 दिन में 300 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ओमिक्रॉन के मामले में मामूली बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के 3,071 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,203 मरीज ओमिक्रॉन से रिकवर भी हुए हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन देख चुके प्रवासियों को अब एक बार फिर लॉकडाउन का डर सताने लगा है। प्रवासियों को डर है कि सरकार वीकेंड लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू के बाद अब सीधे लॉकडाउन लगाएगी। हालांकि सरकार का बार बार यही कहना है कि कोरोना का प्रसार रोकने के लिए बंदिशों लगाई जाएंगी, लॉकडाउन नहीं लगेगा। बावजूद इसके शुक्रवार को देखा गया है कि वीकेंड कर्फ्यू लागू होने से कुछ घंटे पहले ही बस अड्डों पर दूसरे राज्यों में जाने वाली यात्रियों की भीड़ जमा हो गई है। आर्थिक स्थिति इससे पहले लहर में कमजोर हो गई थी। लॉकडाउन लगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कुछ यात्री ऐसे भी थे जो वीकेंड कर्फ्यू के 2 दिन के दौरान अपने नजदीकी शहर चले गए, जो सोमवार को लौट आएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन नहीं, इसलिए मजदूरों और प्रवासी कामगारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाजारों में ऑड इवन नियम का पालन नहीं होने पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नाराजगी व्यक्त की है। इसके चलते DDMA ने सभी प्रशासन को सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। देश में कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है। बरसात, बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने पश्चिम हिमालय क्षेत्र में बारिश के साथ बर्फबारी और 9 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में मध्यम से बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 4 से 5 दिन में उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। वहीं IMD ने राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश में शनिवार, रविवार को, पूर्वी मध्य प्रदेश में 9 और 10 जनवरी को, विदर्भ में और 10 जनवरी को 11 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं देश की राजधानी में शुक्रवार रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से सुबह के आंकड़ों के मुताबिक सफदरजंग, सस्टेगन और 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। दिल्ली, रिज, अय्यानगर और पालम में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दक्षिणी पश्चिमी चीन के कार्यालय के कैफेटेरिया में दोपहर एक समय हुए विस्फोटक में 16 लोगों की मौत हो गई है और 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं। चेकिंग शहर में प्रशासन ने एक ऑनलाइन बयान में कहा है कि विस्फोट का कारण गैस रिजर्व हो सकता है। विस्फोट में कैफेटेरिया ढह गया था, जिससे पीड़ित अंदर ही फंस गए। जानकारी के मुताबिक बचाव कर्मियों ने पीड़ितों को तलाशने के लिए रात में मलबे को हटाकर काम किया। साथ ही आधी रात तक कभी शव बरामद कर लिए गए। जीवित बचे लोगों में से एक की हालत गंभीर है। बता दें कि घायलों का इलाज किया जा रहा है। घटनास्थल पर शुक्रवार को भारी भीड़ देखी गई है। 150 से अधिक दमकल और बचाव कर्मियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। फिलहाल विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज के साथ। हर पल आपके साथ।